अब स्वीकार कर लिया है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आफताब का मामला अकेला है या अपवाद है, ऐसा नहीं है। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है और जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं को लेकर चिंता जताई थी। कहा था कि उनकी नजर में यह बात आ रही है कि बेल ऑर्डर में पूरे विवरण को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही, जबकि केस की डिटेल की पर्याप्त जानकारी भी रिहाई के लिए उचित है। कोर्ट के कहने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं कि एक एक और सारी जानकारी रिहाई के आदेश में दर्ज हो, पर्याप्त जानकारी हो या काफी है। अगर ऐसा है तो सोचिए कि इस तरह का बहाना बनाकर कितने लोगों को जमानत मिलने के बाद महीनों जेल में रखा जाता होगा। महीने के साथ साथ 1-2 दिन और रखने की कोशिश भी नजर आती है। भीमा कोरेगांव केस में जमानत मिलने के बाद आरोपियों की रिहाई में इसी तरह की देरी की खबरें आई। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की रिहाई का आदेश जारी होने के बाद भी इंदौर सेंट्रल जेल ने उन्हें रिहा करने में देरी की। दिल्ली दंगे मामले में देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिली, लेकिन 2 दिन बाद जेल से रिहाई मिली। जुलाई 2016 में आगरा का एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 4 दिनों तक रिहाई नहीं मिली। 20 साल से सजा भुगत रहे 13 कैदी जेल में ही रहे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस एनवी रमना थे और उन्हीं की बेंच थी। उनके साथ बेंच में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एएस बोपन्ना भी शामिल थे। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि इस तकनीक के दौर में भी हम आसमान के कबूतरों की तरफ देखते हैं कि वो हमारा ऑर्डर ले जाएं। इस तरह से बेल का ऑर्डर दिए जाने के बाद भी देरी होना अति है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया तरीका अपनाया, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जमानत आदेश तुरंत पहुंचे और जमानत मिलने में देरी ना हो, इसलिए कोर्ट ने यह तरीका अपनाया। लेकिन आदेश का पालन करने वाले अधिकारियों में कोई बदलाव नहीं आया। फरवरी 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर बेल दिए जाने के 1 महीने के भीतर कोई आदमी बेल बॉन्ड नहीं ला पाता है तो निचली अदालत को उसकी रिहाई की शर्तों को नरम करने पर विचार करना चाहिए। और गाजियाबाद के अधिकारी आफताब के जीवन की आजादी के 28 दिन खा गए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को लागू करने के लिए सुनवाई कर रहा है। यह सब अपने ही आदेश के लागू नहीं होने पर कहा जा रहा है। इसलिए हमने आफताब के मामले की कहानी बताई ताकि आम लोगों को पता चले उसे गायब कर देने की प्लानिंग कभी भी बन सकती है। उसकी आजादी पर कोई अफसर कभी भी डाका डाल सकता है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरों के बीच आपकी आजादी को हर दिन कुछ कम कर देने की इन साजिशों का जिक्र भी घटता जा रहा है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, आपको देखना है। इस कहानी से जिन अफसरों को सीखना है वो नहीं सीखेंगे। उन्हें पता है कि किसी को फर्जी मामले में फंसाना, मामूली बातों पर प्रताड़ित करना, जेल में डाले रखना उसके लिए खेल के सामान है। आफताब किसकी लड़ाई लड़ रहा है, यह भी एक सवाल है। अपनी पसंद की शादी करने का चुनाव कानून बनाकर खत्म कर दिया गया है, मगर यहां बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हो रही है। लेकिन व्यक्तिगत चुनाव पर कोर्ट मौन है और अब उसका विकल्प ही नहीं। कोर्ट तो खुद अपने आदेश को लागू करने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या इन आम लोगों को पता है कि इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट एक दिन उमर खालिद के केस में भी यही कहेगा कि बिना ट्रायल के किसी को 5 साल से अधिक समय तक जेल में रखना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलने के समान है। यह एक अपराध है। यह उम्मीद इसलिए कि आफताब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक की चिंता की है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को इस भीषण गर्मी में यह सब सहना पड़ा है। उमर खालिद ने भी तो कई भीषण गर्मियों और सर्दियों का इन 5 वर्षों में किया होगा। हाल ही में उमर खालिद ने एक पत्र लिखा। अफसोस कि उसे लिखना पड़ा कि अब उसकी उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। 5 साल मतलब आधा दशक निकल गया। क्या उमर खालिद को आफताब के आदेश से उम्मीद होनी चाहिए? इसीलिए मैंने इस सवाल का जिक्र आखिर में किया, जिस सवाल का जिक्र सबसे पहले करना चाहिए था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।